आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे पहली सीरियल किलर के बारे में, जिसने 5 से भी ज्यादा मर्डर किए और उसे पकड़ने में पुलिस को 7 साल से भी ज्यादा वक्त लग गया। आखिर कैसे इतने ज्यादा मर्डर करने के बाद भी वो बेखौफ इतने टाइम तक बाहर घूमते रही, अपना शिकार करते रही और पुलिस को भनक तक नहीं हुई कि आखिर वो वही थी। तो मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं द प्रणव शो। और आइए आज बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट सीरियल किलर के बारे में। पोटेशियम साइनाइड, जो कॉमनली साइनाइड कहा जाता है, एक कलरलेस क्रिस्टलाइन साल्ट होता है जो गोल्ड माइन, ऑर्गेनिक, सिंथेटिक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और सबसे ज्यादा ज्वेलरी इंडस्ट्री में यूज होता है। पर आपको पता है ये केमिकल बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। बहुत लंबे टाइम तक हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं था ये टॉक्सिक सब्सटेंस आखिर कैसा टेस्ट करता है। कुछ लोगों ने साइंस के नाम पर इसे कंज्यूम किया, लेकिन मरने से पहले वो बस एक ही चीज बोल पाए, एक अल्फाबेट जो था एस। ये एसिडिक नेचर का होता है तो हो सकता है कि ये सोर टेस्ट करे, पर एस का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, स्वीट या स्पाइसी। पर जो हम जानते हैं वो ये चीज है कि ये सब्सटेंस हमारे बॉडी पर बहुत ही ज्यादा डेडली असर करता है। बेंगलोर के बाहरी इलाकों में 5 औरतों की लाश बस 3 महीनों में मिलती है। ना कोई सेक्सुअल वायलेंस, ना कोई डोमेस्टिक वायलेंस, और जब उनकी ऑटोप्सी की जाती है तो उसके अंदर से साइनाइड मिलता है। इन सब केसेस में अक्सर माना जाता है कि ये सारा काम आदमियों ने ही किया होगा। ये केस थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पर एक औरत का नाम आ रहा था, इंडिया की फर्स्ट सीरियल किलर जो साइनाइड मलिका के नाम से फेमस हुए। कर्नाटका की केडी कंपम्मा 1989 से 2007 तक उसने कर्नाटका में 6 औरतों का मर्डर किया। इसमें सस्पिशन ये है कि उसने पहला मर्डर करने के बाद फिर 7 साल तक का ब्रेक लिया। प्रैक्टिकल थिंकिंग की वजह से ऑफिसर्स को लग ही नहीं रहा था कि ये सारे मर्डर्स के पीछे बस एक औरत हो सकती है। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है ग्रीड की, लालचपन की। एक औरत जो इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल थी कि उसके और उसके सपनों के बीच कोई नहीं आ सकता था, किसी इंसान की जान भी नहीं। 1970 में कंपम्मा अपनी फैमिली के साथ बेंगलोर के एक किनारे इलाके में रहा करती थी। फैमिली बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास थी और उन्हें किसी भी चीज से लेना देना नहीं था। उनके पास वो सब कुछ था जो एक आदमी को हंसी खुशी रहने के लिए काफी होता है। इस गांव के ज्यादातर लोग वैसे ही थे, उन्हें जिंदगी से ज्यादा कुछ चाहिए नहीं था। पर कंपम्मा अलग थी। उसे ये रहन सहन पसंद नहीं आता था। उसे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था। उसे ये नॉर्मल लाइफ नहीं जीना था। अनिर्बन भट्टाचार्य के बुक द डेडली डजन के हिसाब से उसने बस 5 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की। उसके बाद उसके स्कूल को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी फर्दर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कंपम्मा काफी ज्यादा एम्बिशियस थी। उसे हमेशा अट्रैक्शन होता था लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल से, लेकिन उसकी शादी एक बहुत ही छोटे एज में देवराज नाम के एक टेलर से कर दी गई जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो साइंस में काम करता था। वो काफी जल्दी माँ बन जाती है और उसके देखते ही देखते 3 बच्चे होते हैं। उससे जो लाइफ में मिल रहा था उससे वो ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। उससे और भी बहुत कुछ चाहिए था अपने लाइफ से। वो कगलीपुरा कर्नाटका में पैदा हुई थी और वहीं पर वो हाउस हेल्प का भी काम करती थी। इन सब फ्रस्ट्रेशन के बाद कंपम्मा डिसाइड करती है कि वो अब अमीर बनेगी। उसके बाद वो जिन घरों में हाउस हेल्प का काम करती थी वहां पर वो चोरियां करना शुरू कर देती है। वो चोरी करके पैसों को घर में लाती है और उससे वो एक चीट फंड शुरू करती है। लेकिन उसका ये तरीका भी ज्यादा दिन तक काम नहीं आता और वो और उसकी फैमिली एक हैवी लॉस फेस करती है। वो और उसके हस्बैंड काफी ज्यादा लॉस में थे। इसके बाद जो उसके हस्बैंड थे वो उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देते हैं। 1998 में उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया। बिजनेस फेल होने के बाद कंपम्मा ने नए तरीके से पैसे कमाना शुरू किया। वो ऐसी औरतों को देखती जो गहने पहनकर बाहर निकलती है, जो सज सवर कर बाहर निकलती है। कुछ दिन डोमेस्टिक हेल्प का काम करने के बाद वो एक सोनार की दुकान पर काम करना शुरू करती है। वहाँ पर वो ज्यादा दिन तक काम नहीं करती, पर उसे वहाँ पर एक चीज का पता चलता है, सोने को साफ करने का एसिड जिसे पोटेशियम साइनाइड कहा जाता है। बाद में कंपम्मा कहती है कि उसे साइनाइड के बारे में मूवीज से पता चला है। जो लोग परेशान दिखते, जीवन से थके दिखते, उनके पास एक
उम्मीद की किरण बन करके जाती। उसको अच्छे से पता था कि लोग यहाँ पर आते हैं तो उन्हें क्या चाहिए। 1999 कंपम्मा मंदिर जाती है। वहाँ उसे एक लड़की दिखती है जो भगवान के सामने रो रही थी। वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ? वो लड़की उसे अपनी सारी परेशानियां बताने लगती है। कंपम्मा कहती है कि लो प्रसाद, इसे ग्रहण कर लो और तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसके हाथ में जल देती है और उसे कहती है कि इसे पी जाओ। वो पी जाती है। उसके बाद कुछ ही देर में उसका चेहरा लाल होने लगता है और उसकी सांसें रुकने लगती है। कुछ देर के बाद वो बेहोश हो जाती है। कंपम्मा उसकी सारी ज्वेलरीज लेकर भीड़ में शामिल हो जाती है और उसे मरता देखने लगती है। जब पुलिस वहाँ पे आती है तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्ट्रगल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये डेथ काफी ज्यादा नेचुरल है। इसके बाद कंपम्मा 7 सालों का ब्रेक लेती है, लेकिन 2007 में वो ये सारा सिलसिला वापस शुरू करती है। अक्टूबर से दिसंबर तक 5 औरतों का ब्रूटली मर्डर होता है। हर एक बार पैटर्न पूरा सेम होता है। ड्रेस्ड वुमन जो काफी ज्यादा सज सवर कर मंदिर आती थी, जो गहने अच्छी साड़ियां पहनी होती थी और जो काफी ज्यादा तकलीफ में होती थी। फेक पूजा का प्रॉमिस करके उन्हें वो साइनाइड पिलाती थी। कंपम्मा वापस मर्डर करना शुरू करती है। अक्टूबर 2007 रेणुका गेस्ट हाउस में मिली थी। सेम पैटर्न, सेम ट्रिक। उसे भी साइनाइड देकर मारा गया था और उसकी ज्वेलरीज लूट ली गई थी। हर बार मंदिर या मंदिर के आसपास की जगह हर एक बार ज्वेलरी गायब। लेकिन पुलिस को अभी तक पैटर्न नहीं दिख रहा था। आखिर क्यों? क्योंकि डेथ काफी नेचुरल लगती थी। ऐसा लगता था कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि साइनाइड हार्ट अटैक सिम्टम्स को मिमिक करता है। दिसंबर 2007 नागवैनी, जिसका कोई बच्चा नहीं था, मंदिर में रो रही थी। कंपम्मा ने खुद को मलिका का नाम दिया और उसे मिलने चली गई। वो नागवैनी को कहती है, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे? मैं एक पूजा जानती हूँ, कल सुबह आना बिल्कुल सच सवर के, जैसे तुम एक दुल्हन हो। ये पूजा का एक महत्वपूर्ण नियम है। सुबह नागवैनी आती है बिल्कुल सच सवर के, जैसे वो एक दुल्हन लग रही हो। कंपम्मा उसके लिए पूजा करती है और उसे प्रसाद के नाम पर साइनाइड ला देती है। उसके बाद उसके ज्वेलरीज लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इस बार गलती हुई। नागवैनी ने अपने घर में बताया था कि उसे एक औरत मिली थी जिसका नाम था मलिका। उसने उसे कहा है कि वो उसके लिए पूजा करेगी। अब पूजा करने के बाद उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। जब नागवैनी की लाश उसके फैमिली वालों को मिलती है, वो जो ज्वेलरीज पहन करके गई थी, जो मिसिंग था, उसके बारे में पुलिस को बताती है और उस ज्वेलरी की फोटोज पुलिस को भेज देती है। ज्वेलरीज की फोटोज पुलिस वालों ने सिटी के हर एक ज्वेलर को उस ज्वेलरी की फोटो भेज दी थी। लगभग शाम को 5 बजे पुलिस वालों को कॉल आता है कि आपने जो ज्वेलरीज की फोटो भेजी है, वैसे ही सेम ज्वेलरी एक औरत यहाँ बेचने के लिए आई है। जब ज्वेलर ने टिप दी तो पुलिस ने 31 दिसंबर 2007 शाम को उसे अरेस्ट कर लिया। यहाँ से उसका नाम पड़ा साइनाइड मलिका। इन्वेस्टिगेशन रूम में मलिका बिल्कुल कामली बैठी हुई थी, ना कोई टेंशन, ना कोई टीयर। ऐसा लग रहा था उसके लिए ये सब काफी ज्यादा नॉर्मल है। पुलिस ऑफिसर्स ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? पैसे के लिए? ज्वेलरी बेचने के लिए? लेकिन कंपम्मा ने अलग ही बयान दिया। वो कहती है, मुझे जलन होती थी उन औरतों से जो सोना पहनकर मंदिर में आती थी, जो खुश लगती थी, जो अपने जीवन में काफी ज्यादा सुख से रह रही थी। मुझे चिढ़ मचती थी इन औरतों से। जब उनकी मांग में वो सिंदूर देखती थी, उसे अपने पति की याद आती थी जिसने उसे छोड़ दिया। लालच ही था जो उसे ये सब करवा रहा था, पर लालच की वजह से वो किसी को मार नहीं सकती थी। वो सबको इसलिए मार रही थी क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। वो नहीं देख पाती थी कोई भी खुश औरत को। ट्रायल में 6 मर्डर कंफर्म हुए। इंडियन लॉ हिस्ट्री में पहली औरत को डेथ पेनल्टी मिली। फिर कुछ केसेस में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिली, तो वो आज भी जेल में ही है। एक कहानी थी कंपम्मा की, AKA साइनाइड मलिका की। अगर आपको ऐसे ही कहानियां, ऐसे ही सच्ची कहानियां पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।